हेलो स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपने जो भी क्लासेज 11th में पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ काम आने वाली है, बहुत सी चीज़ें रिपीट होने वाली है। अगर हो सकता है आपका बेसिक पॉइंट्स 11th में क्लियर नहीं हो पाया है तो आप रिवाइज करते रहना साथ साथ, और यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है और समझते हुए चलना है। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड स्टेट। होता क्या है, देखो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या सॉलिड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है। इस चैप्टर में थीम क्या है वो थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ अपन बेटा सबसे पहले स्टडी करेंगे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को लेके, जो आप पहले भी 11th क्लास में स्टडीज कर सकते हो। इसके बाद में अपन सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बाद में सॉलिड का क्लासिफिकेशंस देखेंगे, फिर इसका सब क्लासिफिकेशंस देखेंगे, फिर इसमें कुछ यूनिट सेल्स देखेंगे, कुछ लैटिस वगैरह देखेंगे, साथ साथ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी एंड वर्ड्स वगैरह, डिफेक्ट्स वगैरह, इम्प्योरिटीज वगैरह देखेंगे, और लास्ट में इसमें कंडक्टेंस वगैरह देखेंगे, और काफ़ी सारे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज वगैरह देखने वाले। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा ये इमेजिनरी चैप्टर है बेटा। यानी इस चैप्टर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। जैसे जैसे अपन इमेजिन करेंगे वैसे वैसे इस चैप्टर को समझना थोड़ा ज़्यादा सिंपल होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो चैप्टर है ना, ये सिंपली इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ है। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम्सन करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपन, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि रूम में अगर मेरे को समझाना है पार्टिकल्स को, तो पार्टिकल्स को कुछ इस तरीके से समझ के चलेंगे, एक बॉल्स है, और अपन जो यूनिट सेल्स देखेंगे उसको कुछ इस तरीके से अज्यूम करेंगे, या तो एक बॉक्स की तरह या करेंगे एक रूम की तरह। तो रूम की तरह तो अपन, जैसे आप क्लासेज में प्रेजेंट होते हैं या 3D क्लासेज होती तो मैं ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन यहाँ अपन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज में, तो यहाँ मैं आपको बेटा एक बॉक्स की तरह अज्यूम कराते हुए इन चीज़ों को क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए बेटा, अच्छे से इस चैप्टर को अपने को पढ़ना है, साथ साथ ये आपकी इमेजिनेशन पावर पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। यानी आप साथ साथ इमेजिन कर पाओगे तो चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाओगे। चीज़ें तो समझ में आएगी, थ्योरेटिकली भी आएगी, प्रैक्टिकली भी आएगी, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह आए हैं वो भी काफ़ी सारे इस लेसन में अपन सोल्व करने वाले हैं। लेकिन आपकी माइंड में ज़्यादा बेटर तरीके से ये चीज़ें सेट हो पाए, इमेज सेट हो पाए, प्रॉपर सेट हो पाए, इसके लिए आपको साथ साथ इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है लेसन को। ठीक है, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सर एक्चुअली मैटर क्या होता है, 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। मैटर के 3 स्टेट आपने पढ़ी, वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे मैटर के 5 स्टेट होते हैं, आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 4th होती है प्लाज्मा, 5th होती है बोस-आइंस्टाइन। ये दोनों आपके डिटेल में आती नहीं है, बिकॉज ये क्या होती है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होती है, अनस्टेबल होती है, एडजस्ट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉलिड स्टेट में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो आपको वैसे तो पता है सबको बेटा, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स आते हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं, ऐसे एकदम क्लोज रहेंगे, है ना, ऐसे पास पास। पहली चीज तो यही है इसका करेक्टर, ऑल कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली बोल दो या टाइटली पैक्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एज कंपेयर टू अनदर स्टेट, डेंसिटी की बात करूं, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास है, तो पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से क्लोज्ड है, अटैच है, तो डेंसिटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इन सब के अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेटा इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ मोलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा अटैच है, बेटर अटैच है, क्लोज है, क्यों है, अट्रैक्शन हाई है, तो आप बोलोगे अट्रैक्शन क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट की, तो सिंपल सी बात है, जहाँ बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, लो पड़ेगा, एज कंपेयर टू अनदर स्टेट। ठीक है, यहाँ बात करूँ मैं डेरिवेटिव पार्टिकल्स की, तो ये पार्टिकल्स यहाँ से इधर हिल सकता है या इधर हिल सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो आप बोलोगे डेरिवेटिव पार्टिकल्स या द पार्टिकल्स इन सॉलिड ओनली मूव ऑसिलेटेड द सेंट्रल साइड, यानी ये इस मिड पॉइंट के या तो इधर जा पाएगा या इधर जा पाएगा, और अनोदर जगह नहीं जा पाएगा। तो आप बोल सकते हो कि द पार्टिकल्स डज नॉट मूव इन इंटरस्टेशियल स्पेस, यानी अंदर के स्थानों में यहाँ से ऐसा नहीं है कि उठ के यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए, कहीं भी चला जाए, ऐसा सिचुएशन इसमें पॉसिबल्स नहीं होती है। इन सब के अलावा मैं बात करूँ सॉलिड्स में कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पार्टिकल्स वो कैसे स्टेबल है। पार्टिकल्स अगर स्टेबल है तो शेप कैसी रहेगी, डेफिनेट रहेगी।
ठीक है। इसके अलावा बेटा बात करते हैं अपन इसके वॉल्यूम को लेके, तो शेप ही डेफिनेट है तो वॉल्यूम में कोई चेंज होगा क्या? जो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस में वैसे ही ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस में ऑक्यूपाई सेम तरीके से कर रहा है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम कैसा मिलेगा? डेफिनेट मिलेगा, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप मिलेगा। इन सब के अलावा मैं बात करता हूँ इसमें वॉइड्स वगैरह की, तो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, देखो यहाँ पे वॉइड्स होगी ही नहीं उनके कंपेरिजन, वैसे यहाँ अलग से देखेंगे वॉइड्स होती है और कैसे कैसे होती है। तो मैं बात करता हूँ अगर एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, देन वी विल से सॉलिड सो लेस वॉइड्स, है ना। इन सब के अलावा मैं बात करूं यहाँ पे सॉलिड्स को लेके कुछ अनदर प्रॉपर्टीज में, तो आप बोल सकते हो कि सर सॉलिड्स के डेरिवेटिव पार्टिकल्स काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो ये कैसा रहेगा? थोड़ा सा उनसे टाइट रहेगा, है ना। डेंसिटी क्या रहेगी? हाई मिलेगी, टेम्परेचर इफेक्ट लो पड़ेगा। इन सब के अलावा ये कैसा रहेगा? स्टेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, डेफिनेट शेप रहेगी एंड डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा। और इसमें अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स या डेरिवेटिव पार्टिकल्स, तो दे मूव ओनली ऑसिलेटेड ओनली सेंटर साइड्स, यानी ये सेंटर साइड के इधर उधर ही क्या कर पाएंगे? ऑसिलेट कर पाएंगे, इधर उधर हिल डुल पाएंगे, बाकी जगह इनमें चेंज नहीं आने वाला है। ये है बेटा आपका सॉलिड स्टेट। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पहले भी छोटी क्लासों में सीखने को मिल चुकी है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा इसकी जो कैटेगरीज है या इसके डिवाइडेशन है, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सुनिएगा ध्यान से बेटा, सॉलिड को 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक तो होता है क्रिस्टलाइन, एक आता है अमोर्फस। जो अमोर्फस है इसको आजकल बुक में कहीं कहीं नॉन क्रिस्टलाइन भी लिखा हुआ आता है। क्या होता है इसको समझिए थोड़ा सा। देखो सॉलिड को कैटेगराइज किया गया 2 पार्ट्स में, या आप बोलोगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो आप बोलोगे सॉलिड्स ओनली कैटेगराइज 2 पार्ट्स। एक तो याद रखना क्रिस्टलाइन नंबर 1, नंबर 2 सुनने में आएगा अमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन। रियल वर्ड ये अमोर्फस ही होता है। आजकल बुक वाले इंडिया वाले कलाकार ज़्यादा होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टलाइन हो गया तो अपोजिट करना है तो क्या लगा दिया? नॉन लगा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, माइंड में सेट कर लो बेटा, अमोर्फस का मीनिंग क्या होता है। अमोर्फस क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में अमोर का मतलब होता है, अमोर का मतलब होता है नो फिक्स, फिक्स्ड नहीं है ना, नो फिक्स। फस का मतलब होता है शेप, यानी जिसकी फिक्स शेप ना हो वही क्या हो जाएगा? अमोर्फस सॉलिड। माइंड में सेट कर लो, अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा? फिक्स शेप नहीं रहेगी, कोई भी पर्टिकुलर शेप फिक्स नहीं रहेगी, यहाँ चेंज आएगा फिक्स में, है ना। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, क्रिस्टलाइन में क्या होती है? फिक्स शेप होती है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको देनी पड़े, अगर रिक्वायरमेंट्स पड़े डेफिनेशन की, व्हाट आर द डेफिनेशन अबाउट अमोर्फस सॉलिड, देन यू विल रिक्वायर टू टेल अबाउट मीनिंग ऑफ अमोर्फस। अमोर मीन्स होता है नो फिक्स। फर्स्ट का मतलब यहाँ किससे लिया गया? शेप, यानी इफ एनीवन सॉलिड डज नॉट शो फिक्स शेप, देन वी विल से दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज नोन एज अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलना है बेटा? कि जिसमें फिक्स शेप ना हो, है ना, निश्चित ना रहे, है ना, अनस्टेबल शेप भी इसको बोल सकते हो या इनरेगुलर भी बोल सकते हो। काफ़ी सारे इनमें डिफरेंस के पॉइंट्स आते हैं, मैं एज ए चार्ट इनको डिस्कस कर लेता हूँ जिससे आपके माइंड में इजीली सेट हो जाए, ज़्यादा टाइमिंग भी ना लगे और साथ साथ कवर हो जाए। तो सुनिएगा बेटा ध्यान से। देखो एक चार्ट देख लेते हैं इनको। एक साइड में अपन लिख देते हैं क्रिस्टलाइन, है ना, ठीक है, एक साइड में लिख देते हैं अमोर्फस। फर्स्ट पॉइंट की बात आती है यहाँ, अगर मैं देखूं बेटा, ये जो सॉलिड्स आते हैं ये कैसे सॉलिड है? ट्रू या रियल। आप बोलोगे इसको बोलते हैं स्यूडो। स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो का मतलब क्या होता है? ये रियल नहीं है बेटा, वर्चुअल है ना, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, वास्तविकता में है नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रू सॉलिड। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो सॉलिड्स आते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। इसमें कैसा रहेगा? इनरेगुलर, इरेगुलर भी बोला जाता है इसको। कैसे? देखिए इस तरीके से, इसमें जो डेरिवेटिव पार्टिकल्स आएंगे कुछ इस तरीके से आएंगे, एक रेगुलर अरेंजमेंट में आएंगे। यहाँ अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आ गए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये अब पार्टिकल्स पास पास तो है लेकिन अरेंजमेंट देखो इनरेगुलर है, तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स को क्या बोलोगे आप? अमोर्फस सॉलिड। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है, रेगुलर है, तो इसको बोला जाता है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड।
समझ में आया? ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें रेंज। रेंज का मीनिंग क्या होता है? रेंज का मीनिंग इस तरीके से समझिए, इनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहाँ तक है। जैसे मैं इस प्रकार के पार्टिकल्स को देखूं तो देखो ये पार्टिकल्स ऐसे काफ़ी लेंथ में ऐसे अरेंज होते हैं रेगुलर, तो यहाँ रेंज कैसी नज़र आ रही है? लॉन्ग। तो आप बोलोगे सर इसमें जो अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर यहाँ देखूंगा तो देखो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये कैसा ऑर्डर है? तो ये बोलोगे आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये है इनके बेसिक पॉइंट्स। यहाँ पे कैसा रेंज ऑर्डर मिलेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ पे बोलोगे आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेट्स क्लियर? आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में माइंड रखना है, इसमें जो डेरिवेटिव पार्टिकल्स आएंगे वो एक सीक्वेंस में आएंगे, रेगुलर या रेंज रहेंगे, और कैसा रेंज ऑर्डर मिलेगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यहाँ बात करूँगा तो आप बोलोगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, इनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है बेटा, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करूं तो फोर्थ पॉइंट आता है इनको, जैसे मान लो मैं इनको बोलते हैं बेटा एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं इस तरीके से देखूं, कुछ इस तरीके से ये पार्टिकल्स हैं, ऐसे समझ लो ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है, फिर बी है। देखिए एनाइसोट्रोपिक को कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे मैं अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? बी ए बी। अगर इस डायरेक्शन में निकलता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? ए और ए। अगर इस डायरेक्शन में निकलूं तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा? ए बी ए। अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो क्या मिल रहा है? ए ए ए। अगर मैं बेटा डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पे नोटिस करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है? कॉन्स्टिट्यूटिवल जो पार्टिकल्स है, डेरिवेटिव जो पार्टिकल्स है, वो क्या आ रहे हैं? मैटर में जो पार्टिकल्स है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है, वो कैसे मिल रहे हैं? डिफरेंट मिल रहे हैं। अगर पार्टिकल्स डिफरेंट्स आएंगे तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होने की वजह से इस प्रकार के सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक। समझ में आ गया? यानी कहीं पे भी डिस्कस किया जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, तो आप वहाँ पे बोलोगे दीज सॉलिड्स आर नोन एज एनाइसोट्रोपिक सॉलिड, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बेटा? डिफरेंट आ रहा है ना। फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज वो कैसे मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि सर डायमेंशन अगर चेंज करते हैं डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में अपने को क्या मिल रहा है? पार्टिकल्स ही डिफरेंट मिल रहे हैं। अगर पार्टिकल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या मिलेगी? डिफरेंट मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इस प्रकार की जो आपके अमोर्फस सॉलिड है तो इनमें क्या है कि पार्टिकल्स कौन सा किधर कुछ पता नहीं है, तो आप चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इस डायरेक्शन में जाओ, चाहे इधर से जाओ या इधर से जाओ, इनमें सब में क्या लोगे आप? एवरेज लोगे। और एवरेज ऑलवेज कैसा आता है? सेम आता है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी आएगी? सेम आएगी। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा आइसोट्रोपिक। क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक। अगर बात की जाए, यही बात अगर आपसे डिस्कस किया जाए किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो वहां पे आपको बोलना है ऑलवेज कैसा होगा? एनाइसोट्रोपिक। अगर बात करूं मैं अमोर्फस सॉलिड में तो कैसा हो जाएगा? आइसोट्रोपिक। समझ में आ गया? ये बेसिक डिफरेंस था इनमें। इसके बाद में आता है इनमें नेक्स्ट पॉइंट्स की बात आती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनमें कट का। अगर मैं यहाँ पे नाइफ से कट लगाता हूँ सॉलिड्स में तो इनकी देखो लेयर एक इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से है ना। ये इनका साइज सेम सा रहता है बेटा, थोड़ा सा आगे पीछे साइज में चेंज। यहाँ अगर मैं पार्टिकल्स में कट लगा रहा हूँ तो यहाँ देखो जो दो डिफरेंट लेयर आ रही है, जो फेस नीचे की साइड है वही क्या है? अप साइड है। दोनों फेस अगर सेम है तो इसमें कैसा फेस मिलेगा अपने को? रफ मिलेगा या स्मूथ मिलेगा? स्मूथ मिलेगा। तो इसमें आप बोलोगे सर इसमें ऑलवेज कैसे फेस मिलती है? स्मूथ सरफेस मिलेगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से है, कोई पार्टिकल्स यहाँ है, कोई यहाँ है। तो यहाँ अगर आप कट लगाओगे तो ये जो फेस आएगी इनकी वो कैसी आएगी? रफ फेस आएगी। कहीं भी डिस्कस किया जाए
आपसे रफ फेस और स्मूथ फेस का क्या डिफरेंस है, रीजन क्या है। तो आपको ये माइंड रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आते हैं उनमें डेरिवेटिव पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, एक सीक्वेंस में रेगुलर अरेंज रहते हैं, इसलिए इनको जब भी नाइफ ब्लेड या किसी भी फास्टेड कटर से कट करते हैं तो ये कैसे सरफेस देंगे, ऑलवेज स्मूथ सरफेस देंगे, एक प्लेन सरफेस देंगे। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा देगा, ऑलवेज रफ सरफेस। रीजन वही है बेटा, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिवल जो पार्टिकल्स है वो कैसे इनरेगुलर अरेंजमेंट है, इरेगुलर। लास्ट डिस्कशन कर लेते हैं अपन बेटा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट पड़ता है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ अगर मैं टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊंगा क्रिस्टलाइन लैटिस में, तो आपको पता है कि इनके बीच में जो पार्टिकल्स आते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है एक, है ना। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो आपको कैसे समझ में एक चीज़ समझ सकते हो कि सर यहाँ जो इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। देखो रेगुलर अरेंजमेंट है और इनके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहेगा, एक फिक्स एनर्जी में रहेगा, यानी इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलने पे ये क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक टेम्परेचर की फिक्स या एक डेफिनेट वैल्यू पे जाके ये क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। तो आप बोलोगे डेफिनेट वैल्यू पे मेल्ट होते हैं, ठीक है। यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं ना। अगर मैं बात करूँ इसमें अमोर्फस में, तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, जैसे इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इनमें जो आप अवेलेबल जो टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे उसका इफेक्ट कैसा मिलेगा, इरेगुलर ही पड़ेगा। इरेगुलर का मतलब यहाँ पे एक डेफिनेट वॉल्यूम पे होता है, ये क्या होंगे, स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, फास्टेड आएगा, फिर कभी स्लो होंगे, कभी फास्ट होंगे। तो यहाँ जो चेंज आ रहेगा वो कैसा आएगा, डिफरेंट आएगा। और यहाँ कैसे रहेंगे, एक डेफिनेट चेंज आएगा, एक डेफिनेट वैल्यू आएगा। अब बेटा ये थे इनके कुछ बेसिक डिफरेंस। अब डिस्कस करने वाले हैं अपन कौन कौन से मेन डिफरेंस हैं। तो सबसे पहले माइंड में सेट कर लो, अपने सिलेबस में अपने को पढ़ना है ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेके, अमोर्फस सॉलिड को लेके बेसिक पॉइंट्स की जो भी बातें थी आपको माइंड में सेट हो गई। बस याद रखना इनमें इनरेगुलर शेप होती है, इनमें जो ट्रोपिक नेचर होता है वो कैसा होता है, आइसोट्रोपिक नेचर होता है, रीजन माइंड रख लेना। इन सब के अलावा इनमें कैसी होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होती है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह शार्प नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते। और यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करूँ इसमें सरफेस को लेके, अगर कट लगाते हो तो सरफेस ऑलवेज कैसी मिलती है, रफ मिलती है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह। तो एग्जांपल्स में आएगा जैसे प्लास्टिक आ गया, रबड़ आ गया, वो सारे इसके एग्जांपल्स वगैरह में आएंगे। इसके अलावा मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जिसको लेके कई बार डिस्कशन किया गया है, जिसको बोला जाता है बेटा सुपर कोल्ड लिक्विड। ये होते क्या है सुपर कोल्ड लिक्विड। देखो सुपर कोल्ड लिक्विड नाम से ही समझ में आ रहा है कि सर लिक्विड जैसा होगा, ऐसा ही होता है रियलिटी में। इसमें होता क्या है वो समझिए थोड़ा सा। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड जो भी सुपर कोल्ड लिक्विड में कैलकुलेट किया गया, जैसे एग्जांपल में इसमें मिरर आ गया, प्लास्टिक आ गया, ये जो सॉलिड्स आते हैं इनको अगर आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे ना, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर को गेन करके क्या करते हैं, लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं, लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं। यानी आप बोल सकते हो फ्लूइडिसिटी शो करते हैं। फ्लूइडिसिटी का मतलब जानते हो ना, ऐसे फ्लो करने का करेक्टर। यानी मैं ऐसे बोल दूं कि बेटा वो सॉलिड या दो सॉलिड जो बिहेव करेंगे एज ए लिक्विड की तरह, उसी को बोल देते हैं स्यूडो सॉलिड बोला गया है, इन्हीं को बोला गया है सुपर कोल्ड लिक्विड। जैसे एग्जांपल की बात लेता हूँ मैं, मिरर देखा आपने, मिरर पे अगर आप बेटा थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे तो मिरर क्या होगा, ऐसे जैसे वाटर बह के जाता है वैसे बहने लगेगा। ऐसा देखा है ना, नहीं देखा है तो देख लेना मौका मिले तो। यहाँ पे मिरर को जैसे आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे, हीट प्रोवाइड कराओगे, तो ये क्या होगा बेटा, एज इट इज ये पहले कैसी फॉर्म में होता है, सॉलिड में, और बाद में ये फ्लो करने लगा। तो फ्लो करने का करेक्टर किसका आ गया, लिक्विड का बिहेवियर आ गया ना। ये फ्लूइडिसिटी बिहेवियर शो करता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सुपर कोल्ड लिक्विड। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आजकल के मिरर में हमने ये नहीं देखा। बेटा आजकल जो मिरर आप देख रहे हो वो कैसे हैं, मॉडिफाइड है, सिंथेसाइज किया गया है इनको, है ना। मॉडिफिकेशन करने के बाद में ये करेक्टर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नहीं, अगर आप प्योर मिरर को लोगे तो उसमें कैसा करेक्टर होगा, सुपर कोल्ड लिक्विड वाला, ठीक है। इसके अलावा एक छोटे से पॉइंट की बात और आती है यहाँ पे, कभी कभार ये पूछा जाता है पुराने एग्जाम्स क्वेश्चंस में, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह में पूछा गया था। ये क्वेश्चंस आजकल पहले से साइड कर दिया गया है सिलेबस से। क्या आता है डिस्कशन पॉइंट, थोड़ा सा माइंड में सेट करिए। पहले क्वेश्चन आता था कि पुराने जो ओल्ड टाइम की जो बिल्डिंग वगैरह है ना,
उनमें जो विंडो वगैरह होती थी उनमें जो मिरर लगे होते थे वो मिरर क्या होते थे, थोड़े से मिडल में थिकनेस ज़्यादा रखी जाती थी उनकी। और इसको लेके क्वेश्चन मार्क आता है कि ये रीजन क्या है इसका, इसको लेके कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। आजकल क्वेश्चंस ये बिल्कुल भी नहीं आता है, पिछले 10 ईयर से कहीं भी नहीं पहुंचा गया, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है कि जैसे बेटा ये विंडो थी, ऐसे मान लो ये कोई बड़ा सा एक महल है, एक ये रॉयल पैलेस है, ये मान लीजिए। रॉयल पैलेस में विंडो क्या होती थी, काफ़ी बड़ी बड़ी होती थी, है ना। अब ये विंडो यहाँ पे लगा दी। अब विंडो किससे मिलके बनी होती है भाई, मिरर से। मिरर क्या होता है आपका, सुपर कोल्ड लिक्विड है। क्या है बेटा, सुपर कोल्ड लिक्विड। अगर सुपर कोल्ड लिक्विड हो, आप सिंपल सी बात है, जैसे जैसे समर टाइम आएगा, गर्मी आएगी, सन से क्या मिलेगी, इसको लाइट मिलेगी। लाइट में क्या होती है, हीट होती है। हीट से ये क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने लगेगा तो ये लिक्विड की तरफ फ्लो करने लगेगा। फ्लो करने लगेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन का मतलब जानते हो ना बेटा, एकदम पतला सा हो गया है ना। अब थिन होगा तो ये कैसा होगा, वीक पड़ेगा। वीक पड़ेगा और मान लो इधर तेजी से हवा का झोंका आ गया, विंड आ गई। जैसे ही विंड आएगी तो यहाँ से ये क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होगा तो क्या हो सकता है, अंदर देखो राज्यसभा में काफ़ी लोग बैठे रहते थे रॉयल पैलेस में, तो या तो ये टपक जाएंगे। पहला चांस तो ये है। सेकंड चांस क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांस है, इसके ब्रेक होने की चांस है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या, इसको सॉल्यूशन क्या किया गया, इसको बीच में से थिक कर दिया गया। थिक कर दिया गया तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा तो ये कैसा रह गया, सेफ रह गया। ऐसे क्वेश्चंस पहले की एग्जाम्स में आते थे, आजकल इस क्वेश्चंस का कोई मीनिंग नहीं है, ना कोई कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लेट्स क्लियर। ये थे बेटा आपके नॉन क्रिस्टल। इसको लेके बाकी अपन धीरे धीरे डिटेल में जब जब एग्जांपल्स आएंगे डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल पॉइंट पे आते हैं बेटा आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज मैंने पहले से बता दी है। अब डिस्कस करने वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो कैटेगरीज है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हाँ तो बच्चों अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है वो डिपेंड करता है इसके कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स या डेरिवेटिव पार्टिकल्स, यानी किन पार्टिकल्स से ये मिलकर बना है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। देखो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 आपको सुनने में आएगा मॉलिक्यूलर, सेकंड आपको सुनने में आएगा आयोनिक, थर्ड आता है बेटा मेटेलिक, फोर्थ आता है कोवलेंट। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देखो सबसे पहले माइंड में सेट कर लीजिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको कैटेगराइज किया गया है पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। कौन कौन से पार्टिकल से मिलके ये क्या हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं। अगर पार्टिकल्स का फॉर्म मॉलिक्यूल प्ले कर रहा है, मॉलिक्यूल से मिलके बन रहा है, तो इसका नाम हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आयन से मिलके फॉर्म्ड हो रहा है तो क्या नाम दे दिया, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर बेटा ये मेटल्स में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स के द्वारा ये क्या हो रहा है, अगर फॉर्म्ड हो रहा है सॉलिड्स, तो इसका नाम दे दिया मेटेलिक सॉलिड। अगर बेटा ये एटम्स के थ्रू हो रहा है तो इसका क्या नाम दे दिया, कोवलेंट। ओके, लेट्स क्लियर। अब देखो टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स क्या रहेंगे, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसमें जो पार्टिकल्स रहेगा वो मॉलिक्यूल होगा। या आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स क्या रहेंगे, आयन्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ अगर मैं डिस्कस करूँ मेटल में, तो आप बोलोगे मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स, यहाँ पे डेरिवेटिव पार्टिकल्स का फंक्शन करेगा एटम्स। यानी पार्टिकल्स के फॉर्म में एटम्स काम में आ रहे हैं, तो एटम्स से अगर कोई सॉलिड जनरेट हो रहा है तो उसका नाम होगा कोवलेंट सॉलिड। अगर बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, क्लाउड्स के थ्रू, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ रहेगा मेटेलिक सॉलिड। अगर बात करें आयनिक सॉलिड्स की तो यहाँ क्या आएंगे, आयंस आएंगे। और मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको याद रखना है मॉलिक्यूल्स किसका फंक्शन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स या डेरिवेटिव पार्टिकल्स। इसके बाद में आता है जो क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इनमें कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे, अलग अलग तरीके से इनको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेके। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सबसे पहले याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूटिवल पार्टिकल्स होंगे या डेरिवेटिव पार्टिकल्स का काम कौन करेगा, मॉलिक्यूल्स करेगा। अब मॉलिक्यूल्स के नेचर के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला तो आता है पोलर,
सेकंड सुनने में आएगा बेटा आपको नॉन पोलर। थर्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड। किस तरीके से होता है, देखो जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स आएंगे, पार्टिकल्स आएंगे, वो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, पोलर होने चाहिए। पोलर कैसे डिसाइड करोगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ बात करता हूँ HCl की, तो दोनों में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है। अगर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नजर आ रहा है, देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। Cl की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। अगर सेम चार्ज हो, अपोजिट सिंबल हो और साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो तो वो होते हैं पोलर। क्या होते हैं, पोलर। तो यहाँ इस प्रकार के जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे वो कैसे होंगे, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में लेता हूं मैं Cl2, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम F2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो। यहाँ पे देखो O2 किससे मिलके बन रहा है, O और O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी बेटा, सेम। ऐसे ही N2 में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम टू सेम रहेगी तो ये कैसा फॉर्म्ड हो जाएगा, नॉन पोलर। नेक्स्ट बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड की। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या रहेगा, हाइड्रोजन से बॉन्डेड होना चाहिए। जैसे मैं मीथेन की बात करता हूँ, सॉलिड फॉर्म में अमोनिया को ले लो, सॉलिड फॉर्म में किसको ले लो, वाटर को। वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या आएगी, आइस आ जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, देखो सबसे पहले माइंड में सेट कर लो बेटा, मॉलिक्यूलर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें डेरिवेटिव पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स किसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, पोलर या नॉन पोलर। पोलर में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए ना। और अगर मैं नॉन पोलर की बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे मैं बात करता हूँ Cl2, F2, O2, N2, etc। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड की, तो इसमें क्या होगा, एटम्स किसके द्वारा कवर्ड रहेगा, हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन के द्वारा कवर्ड, जैसे सॉलिड स्टेट में किसको ले लो, मीथेन को ले लो। सॉलिड स्टेट में किसको ले लो, H2O को ले लो, आइस को ले लो। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पोलर के बीच में, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, पोलर है तो। और यहाँ पे कैसा करेगा, देखो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स तो काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे फोर्स काम करता है लंदन फोर्स। ये कैसा फोर्स रहेगा, वीकेस्ट। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये भी कैसा रहेगा, वीकेस्ट फोर्स रहेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना बेटा, आइस जो आती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है ये सॉलिड स्टेट में कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बेटा यहाँ H2O कौन से वाला लिया है, आइस वाला एग्जाम्पल में याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात आती है बेटा इनमें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इनके तीनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेंगे, लो मिलेंगे। ओके, अगर यहाँ वीकेस्ट बॉन्ड की बात करें तो आप बोलोगे नॉन पोलर में होगा। नंबर 2 पे आता है बेटा आपका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स का फंक्शंस प्ले करेंगे, यहाँ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, आयंस रहेंगे। क्या रहेंगे, पार्टिकल्स आयंस रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात ये आती है कि आयनों के बिटवीन कौन सा बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड रहेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड वर्क करेगा, आयनिक बॉन्ड। यहाँ आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे देख लेना एक चीज़, आयनिक बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आयनिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको पता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है बेटा, अगर मैं बात करता हूँ इनकी सॉलिड स्टेट में, जैसे मान लो मैं NaCl को ले लूँ, कुछ इस तरीके से आपके NaCl है। ठीक है, ये जो आयंस है, अब आप देख के बताना बेटा, थोड़ा सा माइंड करना। ये जो आयंस होते हैं, आयंस क्या रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में क्या फ्री रह पा रहे, नहीं ना, बॉन्डेड है एक दूसरे से। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे सॉलिड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं शो करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर रहेंगे। आप बोलोगे ये क्या हो गए, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। रीजन ध्यान में सुन लेना बेटा,
सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो कैसे रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट शो नहीं करेंगे। इस प्रकार यहाँ अगर करंट शो नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर हो जाएंगे। ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिएगा अच्छे से। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जितने भी आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं या बेड कंडक्टर होते हैं या आप बोलोगे इंसुलेटर होते हैं। अगर मैं बात करूँ इनकी मेल्ट या लिक्विड फॉर्म में, तो मेल्ट स्टेट में क्या होता है, आयंस फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट होगा, करंट आएगा मतलब कंडक्टेंस शो करेंगे। तो ये बेटा मेल्ट या लिक्विड स्टेट में याद रखना, मेल्ट और लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेंगे। कौन सी स्टेट में, मेल्ट एंड लिक्विड स्टेट में। अनदर स्टेट में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। बॉन्ड कैसा रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा एज कंपेयर टू मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 3 आता है आपका मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनमें सबसे पहले तो आता है पार्टिकल्स क्या होंगे, तो इसमें बोला जाता है बेटा पॉजिटिवली चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। यानी ऐसा होता है कि जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मान लो Fe है, तो इससे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे काफ़ी सारे हैं ना Fe से, फिर से ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज है और ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे तो ये एक क्लाउड सा बना लेते हैं। और ये क्लाउड्स की वजह से इसको क्या बोला गया है, यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स होंगे, डेराइवेटिव पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, मेटअप कैसे होता है, तो सबको पता है बेटा मेटेलिक बॉन्ड फंक्शन होगा। देखो मेटल्स है पार्टिकल्स में तो मेटेलिक बॉन्ड आएगा। सबसे पहले तो बॉन्ड कैसा रहेगा, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटल कोई भी स्टेट में रहे, ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो बेटा क्या आएगा, करंट शो करेंगे। तो ऑलवेज क्या होता है, कंडक्टर होते हैं। इनको गुड कंडक्टर भी बोला गया है। चाहे ये कोई भी स्टेट हो, सॉलिड लिक्विड गैस, ऑल स्टेट में होते हैं। आयनिक वाले में माइंड रखना है बेटा, वो ऑलवेज कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड या मेल्ट स्टेट में। यहाँ मैं बात करूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे तो ऑलवेज क्या दिखाएंगे, कंडक्टेंस दिखाएंगे। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में और बेटर कंडक्टेंस दिखाते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, जिसको हाइपर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। वो चीज़ें मैं अलग से बताऊँगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल माइंड में सेट कर लो बेटा, ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं और गुड कंडक्टर्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होते हैं, हाइपर कंडक्टेंस शो करते हैं। ठीक है। नेचर कैसा होता है मेटल में, शाइनिंग वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में जितनी मेटल है, जैसे जिंक ले लो, कॉपर ले लो, आयरन ले लो। नंबर 4 पे आता है बेटा आपका कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करिएगा बेटा। सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स होंगे। और आपको मैं बता दूं, कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेंगे, हाईएस्ट मिलेंगे, है ना। इन सब के अलावा इनकी डेंसिटी भी हाई मिलेगी, डेंसिटी भी हाई मिलेगी। इन सब के अलावा मैं डिस्कस करना चाहूँ यहाँ पे, देखो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये इनकी रिजिड फॉर्म होएगी, थोड़े टाइट फॉर्म में रहेंगे, टाइट रहेंगे, क्लोज रहेंगे। इन सब के अलावा ये कैसे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलेगा। इन सब के अलावा मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो वो भी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। इन सब के अलावा यहाँ पे मैं बात करता हूँ कोवलेंट बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे देखो ऐसे काफ़ी सारे स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे जुड़ते जाएंगे, मान लो तो एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो इसलिए इसको बोला गया लार्जेस्ट मॉलिक्यूल बोला जाता है। इनको कभी कभार लार्जेस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, रीजन याद रख लेना। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो आते हैं, आइटम्स आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। अब देखिए इसको कुछ इस तरीके से समझिए।
एग्जाम्पल में आ जाएंगे इसके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, यहाँ पे ग्रेफाइट आता है बेटा एक, तो एक आएगा आपका डायमंड, इसके अलावा आप बोलोगे बकबोल जिसको आप बोलते हो, फुलरेन वगैरह सुनने में आता है काफ़ी बार, तो वो सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। कैसे देखो, जो ग्रेफाइट आता है इसको लेके अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायमंड का एज डेंसिटी होता है, इन सब में डेंसिटी के अलावा एक और चीज़ होती है शाइनिंग वगैरह, वो सारे करेक्टर इसी में आते हैं। बस यहाँ पे एग्जांपल में याद रखना, फुलरेन वगैरह के बारे में लास्ट क्लासेज में आपने पढ़ा होगा कि इसमें सर 12 तो होते हैं हेक्सागोनल और 20 होते हैं पेंटागोनल, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें काफ़ी सारे जैसे सरफेस आती है जिसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल होती है, जिनका मर्ज होने से किसका फॉर्मेशन होता है, फुलरेन वगैरह का। ये दोनों आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं, इनको डिटेल में 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ पहले से आपको, या आप भी 11th क्लास में पढ़े होगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप साथ साथ देख लेना 11th के लास्ट के टॉपिक में। यहाँ आपके सिलेबस में आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को एक्सक्रिप्शन माना गया है, इसका रीजन समझना है थोड़ा सा डिटेल में, तो इधर फोकस करिएगा सारे बच्चे। अब फिर लास्ट में एक चार्ट की तरह कंपैरिजन कर लेंगे इन सब में अपन, जिससे इजीली आपको क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए बेटा ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। इसमें कार्बन में क्या होता है, जैसे 3 कोवलेंट बॉन्ड तो ऐसे डायरेक्टली बन जाते हैं हर लेयर में, और फोर्थ क्या होता है कि इसमें जो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन रह गए ना, ये पार्शियली नेक्स्ट वाले से ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता है ऐसे। इस प्रकार यहाँ अगर आप नोटिस करोगे तो जो ग्रेफाइट आपका ये, इसने देखो एक और चीज़ नोटिस करना बेटा, जैसे ग्रेफाइट के अलावा बाकी सब फॉर्म में जितने भी ये आते हैं आपके सॉलिड्स आते हैं कोवलेंट वाले, कोवलेंट सॉलिड्स के जितने भी एग्जांपल आपने देखे उनमें सब में क्या थे, 4 बॉन्ड थे। और 4 बॉन्ड यहाँ पे वैलेंसी क्या हो रही थी, कंप्लीट हो रही थी। वैलेंसी कंप्लीट होगी तो आपको पता है कि यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट थी बेटा, साथ साथ ये कैसे थे, स्टेबल थे। स्टेबल हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे कैसे थे, इंसुलेटर थे या नॉन कंडक्टर थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, देखो 3 कोवलेंट बॉन्ड है, 3 कोवलेंट बॉन्ड है, फोर्थ में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो वन लेयर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से ये सबसे पहले तो कंडक्टेंस दर्शाएगा। बाकी सारे क्या दर्शा रहे थे, नॉन कंडक्टर थे बेटा, वो इंसुलेटर थे। और ये क्या रहेगा, ग्रेफाइट क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा। रीजन समझ में आ गया। यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड है, ओनली फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सेकंड सुनिए बेटा, ऑल अनोदर एलोट्रोप्स थे जो भी कार्बन के, वो सारे कैसे थे, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये कैसा मिलेगा आपको, सॉफ्ट मिलेगा ग्रेफाइट। रीजन ध्यान में से सुनना, यहाँ पे ये बॉन्ड कैसा है, वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और ये कैसा मिलेगा, सॉफ्ट। वहाँ आपको क्या मिल रहा था बेटा कि उन सब में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं था, यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा, ये सॉफ्ट मिलेगा। वो हार्ड थे, ये हार्ड थे तो इनका डेंसिटी क्या था, हाई, और यहाँ पे डेंसिटी क्या मिलेगा आपको, लो मिलेगा, है ना। ये सॉफ्ट रहेगा एंड डेंसिटी क्या मिलेगा, लो मिलेगा। इन सब के अलावा डेंसिटी हाई था, स्टेबल थे ये, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या मिल रहा था, हाई मिल रहा था। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है। इन सब के अलावा एक और बात आती है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो लेयर है, यहाँ देखो ये फोर्थ जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पार्शियली बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो ये ऑलवेज किस में ब्रेक होती है, लेयर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा, आपकी पेंसिल वगैरह में आती है ना, जो पेंसिल में जो रिटर्न पार्ट पोर्शन आता है पेंसिल का, वो सब अपने आप में क्या होती है, ग्रेफाइट्स वगैरह होती है। ठीक है, ये थोड़ी ब्लैक होती है। वैसे याद रखना, डायमंड वगैरह के बारे में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आप डिटेल में पहले से पढ़ चुके हो। फिर भी अपन डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आगे टॉपिक जैसे जैसे आएंगे। लेट्स क्लियर। चलो आज के टॉपिक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट कल के टॉपिक में अपन इसमें सारणी बनाते हुए इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सारे बच्चे बेटा सीट के क्वेश्चन साथ साथ सोल्व करते रहना। सीट्स का सॉल्यूशन जल्दी अपन वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराने वाले हैं।